नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जाना था कि एग्जैक्टली मतलब होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, उसके रिलेटेड हमने सवाल किए थे। और हमने ये जाना था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पड़े ही बहुत स्मॉल है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड है, लेकिन बहुत जल्दी जो सेटअप होता है सर्किट में, जो करंट सेटअप होता है, वो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से सेटअप हो जाता है, उसको जो टाइम लगता है वो उसको ट्रैवल करने में, और वो ट्रैवल किससे करता है? विद स्पीड ऑफ लाइट। तो ये करके हमने ये सब कुछ जाना था पिछले लेक्चर में। अब थोड़ा सा अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहली बात हम यहाँ से शुरू करते हैं, मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि मोबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, जो भी आपका मॉड्यूल है, वो आपका इजीली बन जाएगा। तो मोबिलिटी का मतलब है, मोबिलिटी को डिफाइन किया गया, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे करके हमने मोबिलिटी को डिफाइन किया। तो वीडी हमें पता ही है जी कितना होता है, E/m इंटू टाउ। ये हमारा क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हुआ नहीं हुआ? 1/e नीचे वाला आ गया भाई, ये वाला तो लिखोगे ही आप। ई से ई को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका? E/m इंटू टाउ। ये आपका क्या बना जी? मोबिलिटी। यानी कि अगर आप देखें तो मैं यहाँ छोटी सी बात करूं, अगर आपसे, आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूले में ई तो कांस्टेंट है। देखो, अगर आप ई और एम पे अगर आप कमेंट करते हो तो ये तो कांस्टेंट है भैया, ये थोड़ा ना चेंज होगा। लेकिन अगर आप देखो टाउ, टाउ हम पहले ही बात करके आए हैं, टाउ किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो अगर आपसे सवाल आता है कि भैया आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है, तो बताओ मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो टाउ क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि आपकी मोबिलिटी भी क्या होगी बच्चे? डिक्रीज। तो इस तरीके से जो थ्योरेटिकल सवाल होते हैं उनके आंसर किए जाते हैं। ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मूले में क्या क्या कहा जा रहा है, कैसे चीजों को डिफाइन किया गया हुआ है, तो वो आपको याद होना चाहिए। अब इससे अगली चीज हम चलते हैं, सेकेंड चीज, रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी। आई बोले तो करंट, वीडी बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इनके बीच में रिलेशन बनाने के लिए हम थोड़ा सा ये कंडक्टर बनाते हैं एक, ये जी कंडक्टर बनाते हैं हम। ये मैंने जी एल लेंथ का कंडक्टर बना लिया और ये बैटरी से यहाँ पे लगा दिया। ये V वोल्ट की बैटरी लगा ली, तो सीधी सी बात है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ जी मैंने ऐसे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब इसकी लेंथ मैंने मानी जी L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया माना मैंने A। ये क्या है जी इसका? ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर माना, क्या है ये जी? कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है जी, चलो इतनी बात सही है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं मैं कि लेट n be the number of electron per unit volume। पिछले लेक्चर में हमने जाना था, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ, 10⁻29 मीटर पर क्यूब इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पिछले लेक्चर जब आप देखोगे तो उसमें बाकायदा एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। तो अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, तो हमें पता है कि अच्छा इतने होते हैं। तो मैंने मान लिया, इन जनरल मान लिया कि n मान लिया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो मैं, लेट्स सपोज ये जो मैंने लगाया, तो अब सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे बेटा? ऐसे, ऐसे ड्रिफ्ट करेंगे। मैंने मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि निकालना है, रिलेशन बनाना है, तो मैंने मान लिया कि ये जो एरिया है, ये जो आपका एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस एरिया से ये जो एल लेंथ में जितना भी चार्ज है पास हो रहा है, एल लेंथ में जितना चार्ज है वो पास हो रहा है।
भाई करंट बनाना है तो आई कैसे लिखूं मैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। भाई मुझे आई निकालना है तो आई कैसे होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यही तो होना है। तो टोटल चार्ज कितना पास हुआ कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो पहले मुझे चार्ज भी तो बताना पड़ेगा ना, चार्ज कितना है। तो मैं इस एल लेंथ के कंडक्टर में टोटल चार्ज निकाल लेता हूं। तो टोटल चार्ज की मैं अगर बात करूं तो टोटल चार्ज कितना होगा, पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकले, फिर तो ई की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कितना है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एन वॉल्यूम कितना बना, एरिया इंटू लेंथ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ेगी, आपको ई की करनी पड़ेगी, टोटल चार्ज ये बन गया। अब इस टोटल चार्ज को इस ए एरिया से पास होने में कितना मैंने डेल्टा टी टाइम, कितना माना मैंने डेल्टा टी टाइम। तो मुझे पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है। सो अगर मैं डेल्टा टी लिखूं बेटा, तो डेल्टा टी लिखे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी, एल बाई वी डी। ये कुछ बच्चों को समझ ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, मैंने ये माना है ये वाला, ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, भाई ये जब पास हो जाएगा तभी तो टोटल टाइम माना जाएगा। तो इसको भाई टोटल चार्ज निकल रहा है तो मैंने कितना चार्ज माना है, जितना इस एल लेंथ के अंदर चार्ज है, इस एल लेंथ के अंदर चार्ज है। ठीक है जी, तो वो चार्ज तो इतना आ गया। अब मैं टाइम निकालना है तो टाइम तो एल बाई वी डी हो जाएगा। कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा कि सर ये डेल्टा टी कैसे निकाल, अरे जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा तभी तो डेल्टा टी माना जाएगा ना, टोटल चार्ज पास हो गया। तो इसका मतलब डेल्टा एल क्या हो गया, एल बाई वी डी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। सो आई कितना हो गया तुम्हारा, आई विल बी इक्वल्स टू एन ई ए एल डिवाइड बाई एल इंटू वी डी। एल से एल कैंसिल आउट और ये बहुत फेमस रिलेशन आ गया एन ई ए वी डी। तो आपका अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट क्या है तुम्हारा, एन ई ए बी। ये बड़ा फेमस सा रिजल्ट है आपके पास। ठीक है जी, अब ये रिजल्ट तो आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसके बाद किसकी बात करता हूं, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब इस पे ही हम एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये मैंने पहले से ही ले रखा है एक सवाल, बहुत अच्छा सा सवाल है। एक इंसुलेटिंग पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो आप पहले एक पाइप बना लो, इंसुलेटिंग पाइप है एक, ऐसे करके बहुत अच्छी क्लियरिटी आएगी आपको, थोड़ा और अच्छा सा समझ में आएगा। तो इसके अंदर इसने क्या कहा कि भैया +2 ई है और ई नेगेटिव है, ये दो चार्ज हैं। ठीक है, इसने कहा कि जो आयंस हैं नेगेटिव वाले उसकी v है और जो पॉजिटिव वाले हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v/4 है। चलो, बोथ आयन हैव सेम नंबर पर यूनिट वॉल्यूम n, तो दोनों की जो नंबर डेंसिटी है वो सेम दे दी। द करंट फ्लोइंग थ्रू द पाइप, तो करंट बताना है पाइप से कितना करंट चलेगा। पहले तो मैं एक बात समझाता हूं, देखो लेट्स सपोज यहां पॉजिटिव है, तो स्टैंडर्ड क्या माना गया कि पॉजिटिव की वजह से करंट फ्लो होता है। बाद में पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे और ये पॉजिटिव इधर चलेगा, तो ये वाले भी कंट्रीब्यूट करेंगे चार्ज में और ये वाले भी, सॉरी करंट में। दोनों आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ विल कंट्रीब्यूट इन करंट। भाई पॉजिटिव की तो डायरेक्ट कन्वेंशन क्या माना हुआ है, पॉजिटिव की डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो पॉजिटिव तो इधर ही फ्लो करेगा राइट में, नेगेटिव लेफ्ट में। और वो मुझे पता ही है कि नेगेटिव तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो ये बात हमें बाद में पता चली है। तो दोनों के हिसाब से दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जब दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे तो आई क्या हो जाएगा जी, I1 + I2। अब ये मैंने पॉजिटिव की वजह से लिख लूंगा और बच्चे नेगेटिव की वजह से लिख लूंगा। सो आई विल बी इक्वल्स टू, पॉजिटिव का ले लो, NeAVD। हमारा फॉर्मूला क्या है, NeAVD, ये है ना। नंबर ये तो सेम है, ई कितना है जी, अगर मैं पॉजिटिव आयन की बात करूं तो +2 ई, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा जी, 2 ई इंटू एरिया तो ए ही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉजिटिव आयंस की कितनी है जी, v/4 प्लस n इंटू ई इंटू ए इंटू ये तुम्हारा आ गया v। अगर आप यहां से डिवाइड करोगे 2, सो आई विल बी इक्वल टू 1 + 1/2 यानी कि 3/2 NeAP। ये बच्चे आपका क्या आ गया, करंट।
तो इस तरीके से इस जैसे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। थोड़ा डिस्कस करना इसलिए था क्योंकि कई बार आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा इसको माइनस कर देता है कि अच्छा पॉजिटिव इधर चल रहा है नेगेटिव इधर चल रहा है, लेकिन नहीं। बेसिक बात क्या है आपको वो याद रखनी है। जितना आप बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, सवाल कितना भी टफ हो आपका बन जाएगा। आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है आपका सब्जेक्ट उतना ही अच्छा होता जाएगा। खैर अब मैं आगे चलता हूं। आगे हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में जी, करंट डेंसिटी के बारे में। ये जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं, ये कुछ बच्चे क्या होंगे कि लेक्चर देखेंगे और सवाल नहीं बनाएंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब ये लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आप पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर ऐसे देख के खाली नोट्स बना के, जो बच्चे नोट्स बना रहे हो वो ऐसे छोड़े ना। आपने जो लेक्चर देखा है उसके फिर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह अटेम्प्ट करें, तभी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होगी। खैर अब मैं करंट डेंसिटी की बात करता हूं। तो करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? करंट फ्लोइंग थ्रू एरिया, जो एरिया से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है इन्होंने? जैसे करंट को डिफाइन किया गया है सेम ही है। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, एरिया को भी बिल्कुल अच्छे वर्ड में लिख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया which is perpendicular to the direction of current। कैसे जी? जैसे ये हो गया तुम्हारा, तो ये आई है मान लो, ऐसे फ्लो कर रहा है तुम्हारा, ठीक है जी। और ये तुम्हारा है जी, आपने बना दिया एरिया वेक्टर। तो आपने यहां डिफाइन कर दिया, तो जे को आपने लिखा जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए, ठीक है। क्या लिखा आपने? आई बाई ए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसकी, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जे इज इक्वल्स टू क्या होता है? सिग्मा इंटू ई। ये अभी हम थोड़ा बाद में चलो डिराइव करेंगे तब बताऊंगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब मैं थोड़ा सा जनरल, इन जनरल बात करता हूं। कैसे जी? इन जनरल आप समझना कि ये मतलब क्या है। इन जनरल क्या है कि अगर एरिया मान लो परपेंडिकुलर ना हो, अगर एरिया कैसे ना हो बेटा? परपेंडिकुलर ना हो। अगर एरिया परपेंडिकुलर ना हो फिर क्या होगा? इफ एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो तभी तो जनरल रिलेशन बनेगा कुछ। तब मैं वो आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश करता हूं, उसकी थोड़ी इमेज बनेगी आपके दिमाग में और वो बहुत अच्छी बनेगी, आप यकीन जानो। जैसे ये एरिया एरिया हो गया और आपका करंट जो फ्लो कर रहा है बच्चे, वो आपका करंट फ्लो मैंने मान लिया कि भैया ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी कि करंट कैसे निकल रहा है भैया? आई ऐसे। एरिया वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, एरिया वेक्टर मैंने मान लिया ऐसे। एरिया वेक्टर वो भी मैंने समझाया था, एरिया वेक्टर हमेशा डीए माना जाता है, पर ये छोटे छोटे आप एलिमेंट लोगे तो डीए सब एक ही डायरेक्शन में आएंगे, इसीलिए मैंने ये बड़ा वेक्टर डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, चलो इसको डीए वेक्टर ही लिख लेते हैं, छोटा सा पार्टी ले लेते हैं इसका, तो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। अब अगर आप देखें कि ये मान लो थीटा एंगल बना रहा है, अगर मैं इस एरिया वेक्टर की प्रोजेक्शन की बात करूं, तो इस एरिया वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तब आपके ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ बच्चे एरिया वेक्टर, समझते रहे आप। प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर अगर आप देखें तो इसकी दो प्रोजेक्शन है। कैसे? अगर ये ऐसे है तो ये कॉम्बिनेशन किसका होगा? अगर मैं इसका सुपरपोजिशन करूं, ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस किस का कॉम्बिनेशन होगा? इसको मैं बना लेता हूं,
रेड और प्लस। आप देखें, ध्यान से देखो आप, ये कहाँ है? इधर है। ये कहाँ है? इधर है। ये इधर था, ये इधर है। जब आप फिगर में देखते हो तो ये क्या है? डीए। तो इसका क्या हो गया? डीए कॉस थीटा इधर आया और डीए साइन थीटा, दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। तो ये डीए कॉस थीटा और डी साइन थीटा का मतलब क्या है? तो ये आपका है डीए साइन थीटा और ये आपका है बच्चे, दिस इज डीए कॉस थीटा। तो एक्चुअल में जो ये एरिया है ना, ये जो एरिया है, क्योंकि अब मुझे एरिया वेक्टर है तो एरिया को एज ए वेक्टर डील करूंगा मैं, क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है। हालांकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन मुझे पता है कि करंट मुझे कैसे लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। क्लियर है? तो अब मुझे एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा इसको। तो अब एरिया वेक्टर को ट्रीट करूंगा तो इसका मतलब एरिया यानी कि प्रोजेक्शन बन रही है ये, और ये किसकी? दो वेक्टरों को अगर मैं जोड़ दूं, अगर आप ध्यान से देखो, आप इसको और इसको जोड़ोगे तो यही तो निकल के आएगा। कैसे? थोड़ा और मैं क्लियरिटी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप वेक्टर पढ़ते हो, आपका वेक्टर क्या है? ये है। ध्यान से देखना बेटा, डीए क्या है? एक वेक्टर है ना। तो ये देखो, आपने अल्टीमेटली वेक्टर के कंपोनेंट किए हैं। तो ये आपका क्या है बेटा? डीए कॉस थीटा। और ये क्या है? डीए साइन थीटा। और हम क्या कहते हैं कि वेक्टर की प्रोजेक्शन ही है ये बेसिकली। जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या है? प्रोजेक्शन है। समझाया जाता है ना। तो अगर आप इनका रिजल्टेंट लेंगे ना बेटा, तो इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? डीए। नहीं तो आप करके देख लें, डीए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस डीए साइन थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपका निकल के क्या आएगा? डीए ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो कुल मिलाकर अब आप समझ रहे होंगे कि इसको जब आपको सोचना है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि हम यूज करेंगे, तो इसको जब भी एरिया वेक्टर ऐसी चीज आ जाए जिसके, तो हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? कि भैया ये इसकी ये वाली प्रोजेक्शन होगी और एक इसकी ये वाली प्रोजेक्शन होगी। अब आपको सोचना, अब आपसे कोई पूछे कि अच्छा प्रोजेक्शन होगी तो बताओ करंट किसके, करंट की डेफिनेशन क्या थी? एक करंट किससे पास होगा? करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया था? करंट पर यूनिट एरिया। आप ध्यान से देखो, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पूछी जाए तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहां आएगी आपकी? अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया आई और एक ये आ गया आपका आई। तो आप तो सीधी, आपको दिख गया ना, ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं भाई। आप ये देखो ना, ये तो, ये वाला जो है, ये वाला तो पैरेलल आ गया भाई। ये तो करंट ही नहीं निकल रहा है यहां से। तो इसका मतलब खाली करंट इस वाली प्रोजेक्शन से पास होगा। तो इसलिए हम करंट को अब इन जनरल कैसे डिफाइन करेंगे? इन जनरल हम करंट को डिफाइन करेंगे, J विल बी इक्वल्स टू आई बाई डी ए कॉस थीटा। सो आई विल बी इक्वल्स टू J वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में लिख सकता हूं। अब मैं यूनिट ऑफ J की बात करूं अगर, वो तो आप लिख ही लेंगे। यूनिट ऑफ J, इसकी यूनिट क्या होगी आपका? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी बच्चे? इसकी डायमेंशन बनेगी AL-2। ये इसकी जी डायमेंशन होगी। तो ऐसे करके मेरे हिसाब से मैंने करंट डेंसिटी को पूरे आसान करके, बहुत ही आसान तोड़ तोड़ के आपको समझा दिया है कि डीए कॉस थीटा का क्यों बनेगा, क्योंकि डेफिनेशन में ही वही बनेगा। क्योंकि डीए साइन थीटा से तो करंट ही पास नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। कई बार क्या होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। चलो यही बात कर लेता हूं। बच्चा क्या सोचता है, जैसे मान लो उसने ये ऐसे ना देखे, अब वो रट लेता है डीए कॉस थीटा आएगा। अरे रटना नहीं है भाई। रटना क्यों है? रटना किसी चीज का समाधान थोड़ी ना है। आप ये देखो, ये करंट है। अब वो क्या कर रहा है आपसे, आपको पता है परपेंडिकुलर, तो ये वाला थीटा दे दिया उसने और ये डीए होता है। क्लियर है? अरे आप ध्यान रखो ना कि आपको वेक्टर इसका कंपोनेंट करना है। तो आप cos थीटा क्यों रट रहे हो? आप देखो ना डायग्राम में क्या उसने लैंग्वेज में क्या क्या रखा है। तो ये कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। अब ये वाला जो कंपोनेंट आया ना बेटा, यहां जो कंपोनेंट आएगा वो डी ए कॉस 90 माइनस थीटा आएगा। तो ये बनेगा डी ए बच्चे साइन थीटा।
ठीक है, और ये वाला अब क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा, तो चेंज हो गया ना। तो अब यहाँ करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन होगी, आई बाई डी ए साइन थीटा। तो ऐसा कुछ रटने वाली बात नहीं है इसमें कि आप ऐसे ही रट लो। हाँ, आपको क्या करना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा रट लिया, लेकिन आपको फिर वो जो थीटा एंगल है ना वो भी याद रखना है। नहीं तो बेसिक डेफिनेशन याद रखो बस। मैं तो हमेशा यही कहता हूं, इसलिए मैंने पूरा समझाया है कि होता क्या है। अदरवाइज आप ये थीटा एंगल ये किसके बीच का है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड डी ए, ये आप ये याद रखें, इस दोनों की डायरेक्शन के बीच का। भाई जो आई की डायरेक्शन है और डी ए की डायरेक्शन है उसके बीच का नहीं। तो आपको बेसिक ये मैंने बता दिया है कि कहाँ बच्चे सोचते हैं, गलती हो जाती है उनसे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाने में टाइम लगता है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर गलती हो भी रही है तो इंसान है, गलती करोगे तो ही तो आप सीखोगे। रिलेशन, अगली चीज पढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन बच्चे जे एंड वी डी। अभी थोड़े थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, अभी हम सवालों पे आ जाएंगे। जे और वी डी के बीच में रिलेशन की बात करते हैं। तो आई क्या है बच्चे, मैं पढ़ के आया हूं एन ई ए वी डी। तो आई बाई ए विल बी इक्वल्स टू एन ई वी डी, यानी कि जे विल बी इक्वल्स टू एन ई वी डी। एक रिलेशन तो ये आ गया, आ गया जी, पहला रिलेशन फर्स्ट। अब मैं रिलेशन बिटवीन, अब मैं किसकी बात कर लेता हूं, रिलेशन बिटवीन जे एंड ई, करंट डेंसिटी और किसके बीच का, ई के बीच के रिलेशन की बात कर लेता हूं। थोड़ा आगे बढ़ा लो इसी बात को, जे विल बी इक्वल्स टू एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई ई बाई एम इंटू टाउ। मैं फिर कहता हूं, अगर वी डी आपके याद ना हो रहा हो तो इतना तो याद है ना, ए टाउ, और एक्सेलेरेशन क्या होता है, क्यू ई बाई एम, यानी कि ई ई बाई एम। बट ये तभी याद होगा जब आप एक बार देखो, जिस बच्चे के कभी भी ऐसा हो ना कि फिजिक्स समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए एक बहुत ही मैं आजमाई हुई चीज और बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस, और ओवर द पीरियड जो भी मैंने बच्चों से मिला हूं उनका एक्सपीरियंस, जो बच्चे पहले कमजोर होते हैं और धीरे धीरे सीखते हैं, आप जो डेरिवेशन है जिसे मैं कराया है, कॉपी बंद करो और खुद से लिख के देखो। क्योंकि देखो, एक मैं इसको एक लॉजिक देके समझाता हूँ आपको। आप जब गाना सुनते हैं, आप लोग जब भी गाना सुनते हैं, तो आप गाना साथ साथ गाते हैं, आपके लिरिक्स भी याद रहते हैं, सारी चीजें आप गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप गाना एक बार बंद कर दो और फिर गाना गाने की ट्राई करो, आप नहीं गा पाओगे अनटिल अनलेस आपके याद ना हो। लेकिन आप जब बंद करके और उसको पूरे लिरिक्स याद करेंगे उसके, आप गा देंगे। तो यही सेम हर चीज के साथ यही है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो सुनने में भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ चीजें आ गई समझ में, लेकिन आप एक बार जब चीजों को बंद करके खुद से सोचेंगे, खुद से लिख के देखेंगे, आप तभी सीख पाएंगे। क्लियर है? तो थोड़ा आप इसको ट्राई करें। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। तो जे विल बी इक्वल्स टू बच्चे क्या आया, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। क्लियर है? और मैंने इसको लिख लिया जे विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस करी, सिग्मा इंटू ई। इसकी मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो जे विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। तो अब आपको डायरेक्शन भी पता चल गई होगी कि डायरेक्शन ऑफ जे कैसी होगी, विल बी इक्वल्स टू जो डायरेक्शन ऑफ ई होगी। क्लियर? अब ये जो सिग्मा आपका आया निकल के, इस सिग्मा को आपने लिखा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। समझ गए आप? इस सिग्मा को बोला गया, क्या बोला गया, कंडक्टिविटी। क्या बोला गया, कंडक्टिविटी। आप देख पा रहे होंगे इस फॉर्मूले में, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालाइज करूं तो बच्चे एनालाइज करके क्या पता चलेगा कि ई और एम, ये तो बच्चे क्या हो गए, कांस्टेंट। भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी कांस्टेंट है, मास उसका वो भी कांस्टेंट है। अब बात है आई तुम्हारी एन और टाउ। अब तुम्हारा एन और जो टाउ होता है ना, ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अभी हम थोड़ी देर बाद पूरी बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की जब बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। लेकिन
कंडक्टर में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट होता है। तो उसके हिसाब से फिर हम आगे वेरिएशंस वगैरह पढ़ेंगे। तो एन और टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि ये जो चीज है कंडक्टिविटी, ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। ये कंडक्टर कैसा दिख रहा है उस बात पर डिपेंड नहीं करता, शेप वेव पर डिपेंड नहीं करता, कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि वो है कैसा, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्योंकि एन और टाउ पे डिपेंड कर रहा है, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो कंडक्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। कई बार ये थ्योरेटिकल सवाल आता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। क्लियर है? किस पे डिपेंड नहीं करती? डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। तो इस तरीके से हमने अब तक कंडक्टिविटी तक आ गए। तो हमने कुछ कुछ रिलेशन पढ़ लिए। एक तो ये हमने रिलेशन पढ़ा, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। एक हमने ये रिलेशन पढ़ा, I इज इक्वल टू एन ए वी डी पढ़ा, करंट डेंसिटी पढ़ी। तो अब हम इसके ऊपर किस तरीके से हमसे सवाल पूछे जाएंगे वो हम कोशिश करते हैं जानने के बारे में। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन per 10 mm of copper wire is 2 into 10 to the power 21। ठीक है जी। आपको गिवन है द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड of electron is 0.25 mm per second। ठीक है जी। द करंट फ्लोइंग इज, आपसे क्या पूछ लिया कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है आपको क्या दिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर 10 एम दिया। तो आपको दिया n बाई एल, कितना दिया उसने, 2 इंटू 10 टू द पावर 21 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -3। जो जो डेटा मिले आप पहले लिख लो क्या क्या आपको दिया गया है। आपको दी गई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। करंट पूछा गया, अब आई विल बी इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। अब आई एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एरिया इंटू लेंथ इंटू ई इंटू ए इंटू बच्चे वी डी। ए से ए गया। एन बाई एल अब आपको गिवन ही है, एन बाई एल कितना हो गया आपका। अगर आप यहाँ से सीधा, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व कर लूँ, या सीधा आप लिख भी सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 21 अपॉन 10 टू द पावर -2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वी डी कितना दे रखा है आपको, 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। अगर आप यहाँ से देखें और इसको कट वट करके, ये 24 हो गया, ये 23 हो जाएगा। सो 2 इंटू 1.6 इंटू 25 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 32। सो आई विल बी इक्वल्स टू 0.32 इंटू 25। सो आई विल बी इक्वल्स टू आएगा आपका करीब करीब, दिस इज 8 एम्पियर। क्लियर है जी? कितना आएगा आपका, 8 एम्पियर। तो इस तरीके से आप इस सवालों को, मेरे हिसाब से आपको अप्रोच समझ में आई होगी। आपको सीधा नहीं दिया, देखो इसने क्या, नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दिया। तो आपको ये जैसे मैंने फॉर्मूला चेंज किया है ना, आपको ये फॉर्मूला चेंज करना आना चाहिए।
कि अच्छा, और वो तभी आएगा जब आपने बेसिक याद होंगे कि अच्छा एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं मैं, ऐसे सोचा जाता है। आप जैसे जैसे सोचना शुरू करोगे आप तब तब आगे बढ़ते चलोगे। अगला सवाल। अगला सवाल बड़ा अच्छा सा है, बड़ा लॉजिकल सा है, थियोरेटिकल सवाल है, और ये आता ही आता है। आप किसी भी एग्जाम में हो, आप किसी कोचिंग में हो, आप इन सवालों को आप जरूर पाएंगे। तो मैं इस सवाल से रिलेटेड में पूरी बात करना चाहता हूं। तो आप ये ऐसे करके, बड़ा फेमस सा सवाल है, कोचिंग में भी हर एक मास्टर कराता ही है। तो यहां से क्या है, ये एरिया है A1, ये एरिया है भैया A2, एंड A1 इज लेस देन A2, ये है। अब आपको नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपको रिलेशन बताना है। क्या बताना है आपने? फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज ऑन देयर टू एंड्स, यानी कि 1 और 2। पहला आई के बीच में, दूसरा वीडी के बीच में, तीसरा जे के बीच में, और फोर्थ हो गया तुम्हारा ई के बीच में। ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं आई के बारे में बात करता हूँ। आई के बारे में पहला, आई तो क्या होता है, देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जितना आया उतना पास हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं बीच में इकट्ठा हो जाएगा, अगर बीच में इकट्ठा हो गया तो फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो नहीं करेगा। तो करंट तो हमेशा क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आया उतना चार्ज पास हो गया, तो जितना चार्ज आया उतना चार्ज पास हो गया, तो आई की वैल्यू तो क्या रहने वाली है तुम्हारी, सेम। ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। और ये कुछ बच्चों के सीधा समझ में भी आ गया होगा कि हाँ, हमने करंट को क्या पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ डी क्यू बाई डी टी, अब डी क्यू बाई डी टी तो तुम्हारा क्या रहेगा, जितना आया उतना ही पास होगा। उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वो चार्ज नहीं, जितना आया तो बीच में एक्युमुलेट हो जाएगा, चार्ज चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी, विच इज इम्पॉसिबल। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं सेकंड वाले की, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करने के लिए मैं बात करता हूं इज इक्वल्स टू, कहां से निकालेंगे, एन ए वी डी। अब आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ, ये क्या होता है कंडक्टर के अंदर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है कंडक्टर के अंदर, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है, पर मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ई, ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एरिया तो आपने, सीधी सी बात है, अभी चेंज हो रहा है, और बीडी भी क्या हो रहा है तुम्हारा, ये मुझे निकालना है। आप आई की बात करो तो आई क्या है तुम्हारा, सेम। तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखो तो इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि आई एन ई कांस्टेंट है, और मुझे रिलेशन ए और बीडी के बीच में, तो मेरा क्या बन गया, आसान आ गया ना। तो इस फॉर्मूले के, क्योंकि आप कभी भी जब भी रिलेशन निकालते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो उस फॉर्मूले में वो दो ही वेरिएबल होनी चाहिए। अगर थर्ड क्वांटिटी भी वेरिएबल है तो आप रिलेशन नहीं निकाल सकते। ये ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और आपको y और a के ये बताना है कि प्रोपोर्शनल है, तो x बाई बी ये कांस्टेंट होना ही चाहिए भाई, अदरवाइज वो फॉर्मूला आप नहीं कर सकते। तो ये कौन सा फॉर्मूला चूज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब जगह वैलिड है, पूरी फिजिक्स में वैलिड है। कहीं भी आपको रिलेशन बताना होता है दो फिजिकल क्वांटिटी, तो आप दूसरी को कांस्टेंट करते हैं या मानते हैं या होती हैं, वो एक अलग मैटर है। तो मुझे पता है वीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो सीधी मैं कह सकता हूं कि वीडी वन विल बी ग्रेटर देन वीडी टू। क्या इस बात को कहने में किसी को कोई दिक्कत है? अब थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, थर्ड पॉइंट की तरफ चलूंगा तो जे के बारे में कमेंट करना है जी, जे। अब जे के बारे में कमेंट करना और आसान है, जे विल बी इक्वल्स टू आई बाई ए, अगेन जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि J1 इज ग्रेटर देन J2। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं फोर्थ की बात करता हूं। फोर्थ रिलेशन क्या है, ई का।
अब अगर मेरे को ध्यान है तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब आप कह रहे हो सर ये तो सिग्मा आ गया। अरे भाई सिग्मा तो किसकी प्रॉपर्टी थी? मीडियम की प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। बेसिक याद रखो, डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं करता, तो एरिया क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं उसको कोई मतलब नहीं है। सो जे विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ई, तो प्रोपोर्शनल आ गया ई के, यानी कि E1 विल बी ग्रेटर देन E2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 पे ज्यादा होगी 2 से। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर है जी ये बात? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक और सवाल लेते हैं हम करंट डेंसिटी के ऊपर, और हम कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। देखो जी, आपको करंट डेंसिटी गिवन है, J विल बी इक्वल्स टू J नॉट 1 माइनस R बाई R। ठीक है जी, चलो अब मैं आगे चलता हूं। ये आ गया आपके पास। अब निकालना क्या है आपको, उसकी बात करते हैं। ये रेडियस है जी R। ठीक है जी, आपको निकालना है करंट इन टर्म ऑफ J नॉट। ठीक है जी, कि इस एरिया से, मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं सवाल को, ऐसे ही बता दे रहा हूं, इस एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। क्लियर है? ये मैंने इसका फेस बनाया हुआ है, तो इससे बाहर की तरफ मान लो करंट निकल रहा है, तो कितना करंट यहां से पास हो रहा है, कितना करंट निकल रहा है। क्लियर है? अब मुझे पता है कि मुझे एक चीज आती है, आई विल बी इक्वल्स टू, अब करंट डेंसिटी वेरी हो रही है तो जे डॉट डी ए लगाऊंगा। अगर आप अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, ये मेरे पास एरिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस छोटे से एरिया से निकाल लूं कितना करंट पास हो रहा है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा यहां से यहां तक, आर तक, 0 टू R। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया जी, DA। तो ये कितना हो गया जी तुम्हारा R, और ये स्ट्रिप ये कितना हो गया जी तुम्हारा DR। तो DA तुम्हारा क्या आया बच्चे, 2 पाई R DR। एरिया ऐसे ही लिखते हैं। अब मुझे पता है कि मुझे I निकालना है, तो I विल बी इक्वल टू J, आपका क्या दे रखा है, J नोट 1 माइनस R बाई R इंटू 2 पाई R DR। ठीक है जी, इंटीग्रेशन 0 टू R आ गया आपका। बस आपको ये सवाल इसलिए कराने का मतलब था कि आपको एरिया एरिया का एलिमेंट लिखना है। ठीक है, ये कोई कैसे है, ये अगर आपको सवाल थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं कि ये ऐसे कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, और जो करंट डेंसिटी वो ऐसे वेरी कर रही है, मान लो ऐसे करंट निकल रहा है, तो इसका मैंने ये फेस बनाया है, ये ये वाला ये वाला मैंने ये बनाया है। ठीक है जी, तो अब आप थोड़ा सा इसको करो, तो 2 पाई J नोट आपने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 टू R, आपका क्या, इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो R माइनस R² बाई R DR। तो आप जब I निकालोगे तो 2 पाई J नोट, तो ये क्या आ गया आपका R² बाई 2 माइनस R³ बाई 3R, और ये आ गया जी 0 टू R। तो आप इंटीग्रेट करके इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R² बाई 2 माइनस R² बाई 3। तो ये आ गया आपका 2 पाई J नोट इंटू R² बाई 6, काट दो,
आई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3। तो ये आपकी करंट की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? आपके करंट की वैल्यू आ गई। आई होप कि ये आपके समझ में आ रहा होगा। क्लियर है जी? अब हम ओम्स लॉ की तरफ चलते हैं और हम थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको उसमें थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग और बेहतर समझ में आएगा। तो कुछ कुछ बातें हम वहां करेंगे, फिर हम उसके ऊपर सवाल करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक थोड़ा लैंग्वेज में इस सवाल को कैसे दिया जाता है, मैं एक बार वो सवाल और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो हम सवाल के बारे में जिसके बात कर रहे थे, तो हम इसी सवाल को यहाँ ले लेते हैं। अच्छा सवाल है, डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा आपको समझ में भी आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपको। तो ये आप सवाल देखें, सवाल आप पढ़ें। फिगर शोज दैट, कि ये क्या है मेरे पास, ए होमोजीनियस कंडक्टर है डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है जी। कंसिडर टू एलिमेंट्री डिस्क ए एंड बी ऑफ सेम थिकनेस ऑन कंडक्टर एज शोन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है जी। ऑप्शन क्या है आपके पास कि यहाँ आप देखोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी तो आप एक एक पार्ट के बारे में बात कर लें। पहला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने पढ़ा है कि आई विल बी इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। सो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो कहाँ पे ज्यादा होगी? ए पे कम होगी और बी पे ज्यादा होगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एट ए एंड बी। बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेम होते हैं, तभी तो आप ये फॉर्मूला भी बता पा रहे हैं। नहीं तो आप यही नहीं बता पाएंगे, ए और आई और वी डी और ए के बीच में रिलेशन ही निकाल पाएंगे। तीसरा, रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट बी इज बिगर देन दैट ऑफ ए। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैं पहले ही बात कर लेता हूं, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट आ गया, थोड़ा अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ लेंगे। आर फॉर्मूला निकल के आता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, रो एल अपॉन ए। क्या पढ़ा होगा आपने? रो एल अपॉन ए। ठीक है, क्या ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है आपका? रो एल अपॉन ए। तो आर बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? एल और ए पे। आप देखो टी थिकनेस इन्होंने सेम ली है, तो ये एल तो आपका क्या हो गया? सेम, यानी कि आर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके किसके हो गया? ए के। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे ज्यादा है? बी का। आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अभी मैं ये 10th क्लास का आपका रेफरेंस लिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी ऑल आर बिगर एट बी। ठीक है, ये देखो रेजिस्टिविटी का तो कोई लिंक ही नहीं है ना। अभी हम थोड़ी देर बाद, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के, तो जब कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती तो रेजिस्टिविटी भी कैसे डिपेंड करेगी? रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मीडियम की, वो डिपेंड ही नहीं करती। क्लियर है? समझ गए आप? तो यहाँ ये वाला तो ऐसे करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका इसमें करेक्ट होगा। क्लियर है? तो ऐसे थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाएंगे। आई होप ये आपके समझ में आया होगा कि यहाँ पे तो ये दोनों तो सही है, ये दोनों सही बात है, लेकिन यहाँ जो रजिस्टिविटी है, वो रजिस्टिविटी आप ऐसे याद रख लो कि 1/कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है इनके बीच में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। ठीक है, आगे हम ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर बेसिकली मेरा मेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैं ये सब बताना चाहता था कि ऐसे करके सवाल पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ से शुरू करेंगे हम, और ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। अभी हमने रेजिस्टेंस जैसे डिफाइन नहीं किया है, तो हम रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, कलर कोडिंग पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। तो ये सब बातें हम आई होप नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि हम हमारा जल्दी लेक्चर आ जाए। तब तक के लिए आप ये इस वाले लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ें और अपने सवाल बनाएं।